हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ब्लेज ऑन मंत्रा। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 100 इयर्स ऑफ सॉलिट्यूड। इस नॉवल में ऑथर ने किस प्रकार से मैजिकल रियलिज्म का प्रयोग किया है और किस तरह से मैजिकल रियलिज्म का प्रयोग इस नॉवल को एक बहुत ही अलग तरीके का नॉवल बनाता है, किस तरीके से पूरी स्टोरी को मैजिकल रियलिज्म के साथ समझाया गया है, उस चीज़ को हम जानने वाले हैं इस वीडियो में। तो आपके सिलेबस का अगर ये पार्ट है 100 इयर्स ऑफ सॉलिट्यूड और इसलिए अगर आप आए हैं इस वीडियो पर, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आपको एक कंप्लीट ओवरव्यू मिलेगा कि अगर आपका क्वेश्चन मैजिकल रियलिज्म से रिलेटेड है, इस नॉवेल्स के डिफरेंट एस्पेक्ट से रिलेटेड है, तो आप अपने आंसर को किस तरह से लिखने वाले हो और साथ ही साथ आप मैजिकल रियलिज्म को अच्छी तरीके से समझ पाते हैं। और या फिर आप किसी और वजह से भी इस वीडियो पे आए हो, तो आपको इस नॉवल की शॉर्ट समरी भी मिल जाएगी, इसमें ऑथर के बारे में भी जानने के लिए मिलेगा। तो हमारे साथ इस वीडियो को अंतिम तक पूरी तरह से देखें। ओके, तो शुरू करते हैं 100 इयर्स ऑफ सॉलिट्यूड रिटन बाय गैब्रियल गार्सिया मार्क्वीज। चलिए इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा, जब भी आप किसी भी एग्जाम में कोई भी आंसर लिख रहे हो, ठीक है, अब क्वेश्चन कुछ भी हो, अगर ये क्वेश्चन किसी नॉवल से रिलेट करता है या किसी पोएम के बारे में बात कर रहा है, तो सबसे पहले हम किसी भी आंसर को, या आप किसी भी फील्ड ऑफ स्टडी में हैं, ठीक है, हम सबसे पहले किसी भी लॉन्ग आंसर जब हम लिखते हैं तो उसे इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। तो हम इंट्रोडक्शन में क्या बताने वाले हैं? हम इंट्रोडक्शन में ये बताने वाले हैं कि ये नॉवल ओवरऑल क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है, कहाँ से निकल कर आता है, किन चीज़ों पर आधारित है, किन चीज़ों पर बेस्ड है। तो ये जो नॉवल है 100 इयर्स ऑफ सॉलिट्यूड, ये एक्चुअली स्पेनिश लैंग्वेज में लिखा गया है और इसका जो स्पेनिश नाम है वो आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हो। तो 1967 में ये नॉवल लिखा गया है एक कोलंबियन ऑथर के द्वारा। ठीक है, कोलंबिया एक कंट्री है जहाँ के रहने वाले हैं गैब्रियल गार्सिया मार्क्वीज। अब इनके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में जानेंगे, बट उसके पहले हम नॉवल के इंट्रोडक्शन को डिस्कस करते हैं। अब ये जो नॉवल है ये क्या बता रहा है कि अलग अलग जनरेशन्स की स्टोरी बता रहा है एक बॉन्डिया फैमिली की, जिसका जो पैट्रियार्क है, पैट्रियार्क मतलब हेड ऑफ द फैमिली, पितामह जिसको कह सकते हैं हिंदी में, ठीक है, वो है जोस आर्काडियो बॉन्डिया। और इसने एक टाउन बनाया है, इसने एक टाउन की नींव रखी थी, एक शहर की नींव रखी थी, जिसका नाम है मकांडो। और ये जो मकांडो है, यह कोई एक्चुअल शहर नहीं है, ये कोई ओरिजिनल जेन्युइन शहर नहीं है जो कि कोलंबिया में स्थित हो, बट ये एक इमेजिनरी फिक्टिशियस शहर है जिसको कि ऑथर ने इमेजिन किया है। ठीक है, ऑथर के सोच का, उनके इमेजिनेशन का, उनके क्रिएटिविटी का प्रोडक्ट है ये टाउन। और इस नॉवेल के जितने भी कैरेक्टर्स है सब कुछ, बट जैसे जैसे आप इस नॉवेल को पढ़ोगे आपको धीरे धीरे समझ आएगा कि इसमें सब कुछ जो है वो रियलिटी नहीं है। ठीक है, टाउन जो है वो फिक्टिशियस है, इमेजिनरी है, टाउन में रहने वाले जितने लोग हैं वो इमेजिनरी है, जिन कैरेक्टर्स की कहानी आपको बताई गई है वो सब कुछ इमेजिनरी है। बट इन सबके थ्रू, इन सारे कैरेक्टर्स, स्टोरी बिल्डिंग, सारी चीज़ों के थ्रू जो ऑथर है वो आपको कोलंबिया की एक्चुअल स्थिति से वाकिफ कराना चाहते हैं। वो आपको बताना चाहते हैं कि कोलंबिया एक टाइम पर कैसा था और धीरे धीरे प्रोग्रेस करके कहाँ तक पहुंचा है। ठीक है, तो इन्हीं सारी चीज़ों को हम आज के वीडियो में एक्सप्लोर करने वाले हैं। अब ये किस टाइम की कहानी है? तो ये कहानी है कोलंबिया के पोस्ट कॉलोनियल टाइम की। कॉलोनियलिज्म आप समझते होंगे, जब कोई भी फॉरेन पावर, फॉरेन कंट्री किसी और कंट्री पे अपना कब्जा जमा कर रखता है। जैसे हमारे कंट्री पे ब्रिटेन ने, इंग्लिश ने, अंग्रेजों ने कब्जा जमा कर रखा था, तो वो हमारा कॉलोनियल पीरियड था। 1947 में जब हमें आज़ादी मिल गई, तो हम पोस्ट कॉलोनियल टाइम पर आ गए। ठीक है, इसी तरह से कोलंबिया जब अपने पोस्ट कॉलोनियल टाइम पर है, उसी टाइम का एक शहर है मकांडो, जो कि वहाँ पर अलग अलग तरह के एक्सपीरियंसेस होते हैं लोग को, लोग प्लेग से गुजरते हैं, वहाँ पर सिविल वॉर होता है, बड़े बड़े फॉरेन कंपनीज, ठीक है, एमएनसीज जिन्हें आजकल हम बोलते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज, वो आकर पूरे कोलंबिया की अर्थव्यवस्था पर कब्जा कर लेते हैं और वहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। तो अगर आप लोगों में से किसी को भी अगर मार्क्सियन थ्योरी के बारे में पता होगा कि कम्युनिस्ट फिलॉसफी क्या है, जिसे आज भी चाइना या रशिया जी रहा है, वो क्या है, तो इन सारी चीज़ों को आप समझ पाओगे कि किस तरह से फॉरेन कंपनीज जो है या कैपिटलिस्ट पावर जो है वो पुअर पीपल को, लेबरर्स को दबाती है। इन्हीं सारी चीज़ों से रिलेट करता है
ये 100 ईयर्स ऑफ सॉलिट्यूड का कहानी। अब ये जो नॉवल है इसे लिटरेरी वर्ल्ड में, इंग्लिश लिटरेचर के वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट किया जाता है, बहुत ही अच्छे क्वालिटी का माना जाता है, ठीक है? और इसे बार-बार इसका बार-बार उदाहरण दिया जाता है अलग-अलग सिचुएशंस में। इसने बहुत सारे अवार्ड्स भी जीते हैं 1960s और 1970s के बीच में। और ये एक बहुत, इसे अगर आप देखोगे तो ये एक ब्रिलियंट अमाल्गमेशन है, ब्रिलियंट मिक्सचर है। अमाल्गमेशन का मिक्सचर मतलब होता है मिश्रण या मिक्सचर अलग-अलग एलिमेंट्स का। ये एलिमेंट्स कहाँ से आ रहे हैं? ये सब जो ऑथर है ग्राशिया मार्किस, उनके स्टोरी टेलिंग के प्रोडक्ट हैं। यहाँ पर आपको फिक्शन भी मिल रहा है, यहाँ पर बाइबल से लिया गया रेफरेंस है जिसे हम बिब्लिकल पैराबल्स बोलते हैं। ऑथर के खुद के पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं और कोलंबिया का हिस्ट्री, इन सारी चीज़ों का मिश्रण है ये नॉवल। और इन सारे रियल लाइफ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस को मिलाकर ही ऑथर ने इस पूरी स्टोरी को लिखा है। अब हम बात करते हैं ये ऑथर कौन है। तो जब भी आप कोई भी आंसर लिख रहे हो लिटरेचर से रिलेटेड, इंग्लिश हो, हिंदी हो या किसी भी लैंग्वेज में आप लिख रहे हो, वहाँ पर आपको लेखक के बारे में बताना बहुत ही आवश्यक होता है कि जिनके वर्क को आप डिस्क्राइब कर रहे हो, जिनके वर्क को आप डिस्कस कर रहे हो अपने आंसर में, वो इंसान कौन है। तो हम 100 ईयर्स ऑफ सॉलिट्यूड के ऑथर के बारे में जानते हैं, उसके लेखक के बारे में जानते हैं। तो इनका पूरा नाम है गैब्रियल रोज डी ला कॉन्कॉर्डिया ग्रेसिया मार्कीज। इनका जन्म 1987 में हुआ था और 2014 में इनकी मृत्यु हुई है। तो ये कोलंबियन नॉवेलिस्ट हैं। कोलंबिया जो एक कंट्री है साउथ अमेरिकन महाद्वीप में, वहाँ के ये रहने वाले हैं। और ये एक नॉवेलिस्ट हैं, स्टोरी राइटर हैं, स्क्रीन राइटर हैं, जर्नलिस्ट हैं। और लोग इन्हें प्यार से गैबिटो या गैबो बुलाते हैं क्योंकि ये पूरे लैटिन अमेरिकन रीजन में बहुत ही ज़्यादा फेमस है। अब ये लैटिन अमेरिका क्या है, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा। तो लैटिन अमेरिका जो नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, नॉर्थ अमेरिकन महाद्वीप का जो सबसे निचला हिस्सा है मेक्सिको की तरफ से, और पूरा साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, ठीक है? जहाँ जहाँ पर स्पेनिश, पोर्टुगीज इस तरह के लैंग्वेजेस बोले जाते हैं, जो इस तरह के पावर्स से स्पेन, पोर्टुगल, इन सारे पावर्स से कॉलोनाइज्ड था, उन सारे एरियाज को लैटिन अमेरिका कहा जाता है, ठीक है? क्योंकि ये सारे जो लैंग्वेजेस हैं स्पेनिश, पोर्टुगीज, ये लैटिन से निकल कर आए हैं। तो इस रीजन में, इस ज्योग्राफिकल रीजन में ये ऑथर जो है, ये लेखक जो है काफ़ी प्रिय हैं, लोग इनके काम को बहुत ज़्यादा ही पसंद करते हैं। तो इसीलिए इनको बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट, इम्पोर्टेंट लेखक माना जाता है 20th सेंचुरी का, स्पेशली स्पेनिश लैंग्वेज में। और इन्हें 1972 में इंटरनेशनल प्राइज़ भी मिला लिटरेचर के लिए, फिर 1982 में इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला लिटरेचर के लिए, जो कि खुद में ही एक बहुत बड़ी बात है। और इसके बाद ये होता है कि जो ग्रेशिया मार्कीज़ है, इन्होंने अपनी जर्नी एज़ अ जर्नलिस्ट शुरू की थी। इन्होंने बहुत सारा नॉन फिक्शन वर्क भी लिखा है, शॉर्ट स्टोरीज़ लिखे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जिसके लिए ये प्रसिद्ध है, जिसके लिए सबसे ज़्यादा फेमस है, वो है 100 ईयर्स ऑफ सॉलिट्यूड, क्रॉनिकल ऑफ अ डेथ फोरटोल्ड एंड लव इन द टाइम ऑफ कॉलेरा। तो ये कब-कब लिखे गए हैं ये सारे नॉवेल्स, आप स्क्रीन पर देख सकते हो। और इन्होंने बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन गेन किया है। लिटरेचर के फील्ड में लोग इन्हें बहुत पसंद करते हैं, इनके लेखकों को बहुत ज़्यादा अ, प्रसिद्धि मिली है। और क्रिटिक्स भी इनके काम को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ जो आम जनता है वो इनके काम को पसंद करती है, इनके काम को पढ़ना चाहती है, बट इन्होंने जो लिखा है उसे क्रिटिक्स भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और यही एक ऐसे ऑथर हैं जिन्होंने मैजिकल रियलिज़्म लिखने का जो स्टाइल है, मैजिक रियलिज़्म, उसको इतना ज़्यादा फ़ेमस किया। अब ये मैजिक रियलिज़्म क्या है? जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया, ये भी पूरा वीडियो उसके ही ऊपर है, तो आप हमारे साथ बने रहें, तो आप खुद ब खुद समझ जाएँगे कि ये मैजिक रियलिज़्म किस स्टाइल ऑफ राइटिंग को कहते हैं। अब जब 2014 में इनकी मृत्यु हुई, तो उस समय जो प्रेसिडेंट थे कोलंबिया के, उन्होंने कहा कि हमने एक सबसे महान कोलंबियन सिटीज़न को खो दिया है। स्टेटमेंट से ही आपको पता चलता है प्रेसिडेंट के इस इतने बड़े वाक्य का ही मतलब ये है कि इनको, गैब्रियल को कितना ज़्यादा पसंद किया जाता था, लोग कितने ज़्यादा प्रभावित थे इनके लेखन से। अब हम बात करते हैं नॉवल की संक्षिप्त कहानी की, ठीक है? ब्रीफ समरी। तो नॉवल का जो स्ट्रक्चर है, कहानी लिखने का जो तरीका है, वो इससे शुरू होता है कि बॉन्डिया फैमिली जो है, उसकी स्टोरी क्या रही है एक सेंचुरी तक, मतलब 100 सालों के बीच में। और ये क्रोनोलॉजी है,
क्रॉनिकल है मतलब डेट के हिसाब से, पहले क्या हुआ, फिर बाद क्या हुआ, फिर बाद क्या हुआ, इस हिसाब से स्टोरी को लिखा गया है। बट ये स्टोरी का पूरा कॉन्सेंट्रेशन इसी फैमिली के ऊपर है। और ये जो स्टोरी है, इस फैमिली के साथ होने वाले अलग-अलग रेपिटिशंस, ऐसे सिचुएशन जो बार-बार रिपीट हो रहे हैं उनके लाइफ में, आने वाले कन्फ्यूजन्स, और इन्हीं सब के साथ उनकी लाइफ जो है वो किस तरह से डिक्लाइन कर रही है, किस तरह से धीरे-धीरे उसका डाउनफॉल हो रहा है। एक टाइम पर कोई भी चीज़ अपने पीक पर होती है, अपने ज़ेनिथ पर होती है, उसका सबसे अच्छा ग्लोरियस टाइम चल रहा होता है, और वो फिर वहाँ से धीरे-धीरे नीचे की तरफ जाने लगती है। तो इसी को हम प्रोग्रेसिव डिक्लाइन कहते हैं, और यहाँ पर आप प्रोग्रेसिव डिक्लाइन में ऑक्सीमोरॉन देख सकते हो। अब जो स्टोरी है वो शुरू होती है कहीं पर अर्ली 19th सेंचुरी में, 20th सेंचुरी की शुरुआती दौरों में। और जो नॉवल है वो पूरा एक टाइम स्पैन कवर करता है, ऑलमोस्ट 100 ईयर्स उससे ज़्यादा का, जिसके बीच में ये जो मकांडो जो शहर है, वो कैसे वहाँ पर फैमिलीज़ बसी, कैसे उसको बसाया गया, कैसे वो शुरू हुआ, और कैसे वो जाकर अंतिम अपने जीवित इंसान के साथ ख़त्म हो जाता है। और इसे बसाने वाला जो आदमी है, होज़ आर्काडियो बोंडिया, उसके साथ ये स्टोरी शुरू होती है। और स्टोरी कहाँ पे जाकर ख़त्म होती है? इस फैमिली के अंतिम मेंबर के मरने तक। इस पूरी स्टोरी में बोंडिया फैमिली के साथ में क्या हो रहा है, और मकोंडो जो सिटी है, माकोंडो, उसके अंदर में क्या हो रहा है, उसके बीच में एक आपको कंपैरिजन या एक पैरेलल मिलेगा। मतलब एक तरफ तो फैमिली की स्टोरी चल रही है, एक तरफ जो सिटी है उसकी स्टोरी चल रही है। और उसी इसी दोनों के थ्रू, फैमिली की स्टोरी और उस टाउन के स्टोरी के थ्रू, पूरे कोलंबिया की हिस्ट्री को दर्शाया जाता है इस नॉवल में। इसी के हिसाब से कोलंबिया में किस तरह के ट्राइब्स थे, उनका दूसरे जगह के लोगों के साथ, जैसे इज़राइल से आने वाले ट्राइब्स के साथ उनका कैसा इंटरैक्शन हुआ, लोग आपस में किस तरह से एक दूसरे को समझते थे, कैसे उनका एक दूसरे के इंटरैक्शन से डेवलपमेंट हुआ, इन सारी चीज़ों को इस स्टोरी के थ्रू दिखाया गया है। और जो बोंडिया फैमिली का जो पैट्रियार्क है, होज़ आर्काडियो, वो अपने लाइफ में भी अलग-अलग फेजेस में जाता है। एक टाइम पे वो एकदम इंटरप्रेट है, फिर वो बहुत करिस्मेटिक भी है, लेकिन अपना अंतिम समय तक आते-आते वो एक मैडमैन, पागल इंसान की तरह हो जाता है। और उसी के साथ-साथ माकोंडो जो शहर है, वहाँ पर भी बहुत कुछ होता है, प्लेग फैल जाता है, वॉर से लोग ग्रसित हैं, सिविल वॉर चल रहा है, रेन से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। इन अलग-अलग तरह के प्रॉब्लम्स जो शहर फेस कर रहा है, और ये पर्टिकुलर फैमिली जिसकी स्टोरी बताई गई है, वो फेस कर रहा है। इसके ही थ्रू पूरी स्टोरी को बुना गया है। अब इस नॉवल को हम एक अल्टरनेटिव हिस्ट्री की तरह और अनऑफिशियल हिस्ट्री की तरफ भी समझ सकते हैं, कि एक इमेजिनरी फैमिली, इमेजिनरी शहर के थ्रू कोलंबिया में एक्चुअली में क्या हुआ था, कोलंबिया एज अ शहर में, सॉरी, कोलंबिया एज अ नेशन में क्या-क्या हुआ था, किस तरह से वहाँ पर वॉर्स हुए थे, किस तरह से लोग नेचुरल कैलामिटीज़ की वजह से परेशान थे, उनके लाइफ में क्या चल रहा था, और उसके साथ-साथ वहाँ पर फैले हुए सेंसुअलिटी, लव, इंटिमेसी, डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ फीलिंग्स, और लोगों के डेप्रिवेशन, किस-किस तरह की परेशानी से लोग ग्रसित थे, इन सारी चीज़ों के बारे में ही इस नॉवल की स्टोरी बात करती है। तो किसी भी आंसर में हम इससे ज़्यादा वक़्त नहीं दे सकते समरी बताने का, ठीक है? तो ये पूरा जो स्टोरी है नॉवल का, उसका एक जिस्ट है। इंट्रोडक्टरी सारे पार्ट्स को डिस्कस करने के बाद हम आते हैं अपने मेन एजेंडा पे, अपने मेन फ़ोकस पॉइंट पे, जो कि है मैजिक रियलिज़्म। अब ये मैजिक रियलिज़्म होता क्या है? ये मैजिक रियलिज़्म एक ऐसा टेक्नीक है जो कि कंबाइन करता है रियलिटी और इमेजिनरी सिचुएशन, ठीक है? और इनको क्रिएट करके एक ऐसा मिश्रण बनाता है जो कि बहुत पढ़ने में, देखने में बहुत इंटरेस्टिंग लगे, बहुत फ़ैसिनेटिंग लगे, बहुत इंट्रिगिंग लगे, लेकिन साथ ही साथ आप उस पर विश्वास भी कर पाओ। अगर मैं इसका आपको एग्ज़ाम्पल दूँ, तो अगर आपने रिसेंटली PS1 मूवी देखा होगा, या कि कोई भी हिस्टोरिकल मूवी आपने देखी होगी, मैं हिंदी मूवीज़ की बात कर रही हूँ। तो वहाँ पर आप देखते हो कि हिस्ट्री तो दिखाया जाता है, ठीक है? अगर आपने जोधा अकबर देखी हो, तो हिस्ट्री तो दिखाया जाता है, लेकिन उसके साथ में इमेजिनरी थिंग्स के साथ, ऐसे चीज़ों के साथ में हिस्ट्री को बुना जाता है कि वो आपको देखने में बहुत अच्छा फ़ील कराए। आपके मन को वो बहुत संतोषजनक लगे, आपको हैप्पी फीलिंग आए उसको देखकर, ठीक है? तो इसी तरह से कुछ इस नॉवल को भी लिखा गया है, और इस राइटिंग स्टाइल को हम मैजिक रियलिज़्म कहते हैं। अब ये जो टर्म है मैजिक रियलिज़्म, ये आया कहाँ से? तो इसे फर्स्ट बार यूज़ किया था जर्मन आर्ट क्रिटिक फ्रांज़ रॉन।
1925 में। और इन्होंने डिस्क्राइब किया था मैजिक रियलिज्म को एज अ मैजिक इनसाइट इनटू रियलिटी। रियलिटी को एक मैजिकल चश्मे से देखा, ठीक है? रियलिटी तो है, बट वो इतना खूबसूरत है कि सब कुछ आपको एक फेरी टेल, एक मैजिकल फीलिंग दे। अब रो इसको पोस्ट एक्सप्रेशनिस्ट पेंटिंग के साथ में कनेक्ट करते थे, और इनका मानना था कि इस तरह का जो कोई भी राइटिंग स्टाइल है या आर्ट को क्रिएट करने का स्टाइल है जहाँ पर मैजिकल रियलिज्म का यूज़ किया गया है, वो बहुत सारे उसमें मिस्टीरियस हिडन एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन वो एवरीडे रियलिटी के बारे में ही बात करती है। वो पेंटिंग हो, आर्ट हो, मूवी हो, स्टोरी हो, कोई भी चीज़ हो जिसे भी मैजिकल रियलिज्म के बारे में से बनाया गया है, वो बात तो एवरीडे लाइफ, रोज़ के लाइफ में होने वाली चीज़ों के बारे में ही करती है, बट उसे इतने फैंटास्टिकल तरीके से बताती है कि आप उसे सुनने में, जानने में रुचि रखते हो। और मैजिकल रियलिज्म जो है वो मैन का एक्सप्रेशन है, एस्टॉनिशमेंट बिफोर द वंडर्स ऑफ द रियल वर्ल्ड। रियल वर्ल्ड भी कितना वंडरफुल है, कितना अच्छा हो सकता है, कितना सुहावना हो सकता है, उस चीज़ को दिखाता है मैजिकल रियलिज्म। तो इस नॉवल में भी 100 ईयर्स ऑफ सॉलिट्यूड में जो ऑथर है ग्राशिया मार्कीज, उन्होंने इसी मैजिक रियलिज्म को यूज़ किया है अपने रीडर्स को, अपने पाठक को अपने नॉवल की तरफ आकर्षित करने के लिए। क्योंकि अगर आप सोचो, एक कोई कहानी है जिसे सिर्फ फैक्चुअली लिखा गया हो, जैसे आपने डॉक्यूमेंट्रीज देखी हो, ठीक है? अब आप अकबर के लाइफ पर एक डॉक्यूमेंट्री देखते हो जहाँ पर बिल्कुल ये बताया गया है कि वहाँ पर क्या हुआ था उस टाइम पर, अकबरनामा में क्या-क्या चीज़ें लिखी गई हैं, और वहीं पर आप एक मूवी देखते हो जहाँ पर हिस्ट्री और फैंटेसी, इमेजिनेशन सबको मिलाकर उसे बहुत ग्रैंड, सुहाना बनाया गया है। तो ऑब्वियसली आप उस फ़िल्म की तरफ ज़्यादा आकर्षित होगे, ना कि उस डॉक्यूमेंट्री की तरफ, ठीक है? तो यही एक आर्ट है मैजिक रियलिज़्म का, जिसे किसी भी चीज़ को, एवरीडे सिंपल चीज़ों को बहुत फैंटास्टिक बनाया जाता है। और यहाँ पर इस मैजिकल रियलिज़्म को यूज़ करने के दौरान जो ऑथर हैं, उन्होंने कोलंबियन कल्चर के डिफरेंट इन्फ्लुएंसेस को, ठीक है? वहाँ के जो नॉर्मल कॉमन गाँव में रहने वाले लोग हैं, जिन्हें मैकांडो जो शहर है उसका बासिंदा दिखाया गया है, उनके लाइफ में किस तरह से मैजिकल, मिस्टिकल एलिमेंट्स, अनबिलीवेबल चीज़ें भी उन लोगों के लिए डेली लाइफ की चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों को दर्शाया गया है। इस नॉवल में अगर आप गौर करोगे तो आप देखोगे कि जो मैजिक रियलिज्म है उसे दो पर्पस के लिए यूज़ किया गया है। पहला तो ये कोलंबियन कल्चर को इंट्रोड्यूस करता है स्टोरी में, कि कोलंबिया जो देश है उसका एक्चुअल कल्चर क्या है, और उसी के इर्द गिर्द पूरी स्टोरी घूमती है। और साथ ही साथ ये आपको ये भी क्वेश्चन करने पर मजबूर करेगा कि हमारा जो एवरीडे लाइफ है, एक कोलंबियन सिटीजन का जो एवरीडे लाइफ रहा है इतने 100 सालों में, वो कितना एब्सर्ड है, बट फिर भी लोग उसको फॉलो करते हैं, फिर भी लोग उस पर विश्वास करते हैं। तो जो कोलंबियन कल्चर है वो बहुत ही पुराना है, और उसमें बहुत सारे सुपरस्टिशंस भी हैं। इन्हीं सारी चीज़ों को इस नॉवल में ऑथर ने दिखाया है। जिस एरा की वो बात कर रहे हैं, अर्ली 19th सेंचुरी पे, उस टाइम पे लोगों का बिलीफ सिस्टम क्या था, कोलंबिया के लोग क्या सोचते थे, किस तरह से रहते थे, और जगह-जगह पर कोलंबिया के कल्चर को इस तरह से यूज़ किया गया स्टोरी को या सिचुएशन को एग्ज़ैजरेट करने के लिए कि लोगों को वो बहुत अनबिलीवेबल लगे, बहुत फैंटास्टिकल लगे, एक फेरी टेल जैसा लगे, बट साथ ही साथ लोग उसे उस पे विश्वास करने को भी तैयार हैं। और इस सारी चीज़ों का आप एग्ज़ाम्पल देख सकते हो, जैसे जो मकांडो जो टाउन है, वहाँ पे लोग सुपरनैचुरल, उनके साथ एनकाउंटर हमेशा कुछ ना कुछ होता ही रहता है, और वो उसे अपने डेली लाइफ़ का पार्ट मानते हैं। उसे वो कोई बहुत अनहोनी कुछ सरप्राइज़ एलिमेंट नहीं मानकर, उन्हें वो बहुत ईज़िली अपने नॉर्मल लाइफ़ का पार्ट मानकर चलते हैं। और इसी के साथ-साथ जैसे-जैसे मकांडो की स्टोरी आगे बढ़ती है, जो रीडर है वो भी मकांडो की रियलिटी, वहाँ के लोगों की रियलिटी को एक्सेप्ट कर लेता है, और सुपरनैचुरल एलिमेंट्स, कुछ मैजिकल थिंग्स, उसे भी रीडर को भी, पाठक को भी कुछ अजीब नहीं लगती। एक और एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें मैजिक रियलिज़्म का, तो जब जिप्सीज़ जो आते हैं मकांडो में, वो अपने साथ फ्लाइंग कारपेट, आपने अगर अलादीन की कहानी सुनी होगी तो उसमें फ्लाइंग कारपेट का ज़िक्र है। तो वो लेकर आते हैं। तो इस चीज़ को देखकर जो मकांडो शहर वाले हैं, वो सरप्राइज़ नहीं होते हैं, वो बहुत खुश होते हैं, उन्हें वो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इस तरह की चीज़ें उनके डेली लाइफ़ के पार्ट है। तो जो फैंटास्टिकल और मैजिकल एस्पेक्ट है फ्लाइंग कारपेट का, उस पे ज़्यादा ना फ़ोकस करते हुए ऑथर ने इस चीज़ पे ज़्यादा फ़ोकस किया है कि वो फ्लाइंग कारपेट जो है वो किस तरह से
मोकोंडो जो छोटा सा शहर है उसके डेवलपमेंट के लिए, उसके लोगों के डेवलपमेंट के लिए यूज़ किया जा सकता है। तो इस तरह से एब्सर्डिटी पे ज़्यादा ना ध्यान देते हुए उसे फिर से रियल लाइफ प्रॉब्लम्स के साथ में मैजिक एलिमेंट्स को जोड़ा जा रहा है ऑथर के द्वारा, और जिससे कि वो रीडर्स के लिए मोर बिलीवेबल, मोर इंटरेस्टिंग बनता जाता है। कुछ और मैजिक एलिमेंट्स के अगर हम एग्जाम्पल को देखें तो जो उस टाउन के जो प्रीस्ट हैं फादर निकानोर, वो लेविटेट करके दिखाते हैं। उसे भी जो लोग हैं शहर के वो बहुत कॉमन मानते हैं, उसे इजीली विश्वास कर लेते हैं उसके ऊपर, और एक हॉट चॉकलेट पीने को उसका कारण मानकर उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मार्कीज की स्टोरी में आप जहाँ पर भी मैजिक का एलिमेंट देखोगे वहाँ पर आप साथ साथ ये देखोगे कि किस तरह से लोग उसे या तो रिलीजन के नाम पर या एवरीडे लाइफ को और अच्छा इंटरटेनिंग बनाने के नाम पर या डेवलपमेंट के नाम पर बहुत इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं और वो एक रियलिटी का पार्ट बन जाता है। और जो मार्कीज का जो अप्रोच है मैजिक रियलिज्म को लेकर, वहां पर आप बहुत सारे न्यूमेरिकल फैक्ट्स भी देखोगे, नंबर से रिलेटेड फैक्ट्स। ये तो इमेजिनरी बनाता ही है सिचुएशन को, साथ साथ में एक रियलिस्टिक डिस्क्रिप्शन भी आपको मिलता है। अब ये जो न्यूमेरिकल फैक्ट्स हैं इनको बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट किया गया है, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़कर दिखाया गया है। जैसे कि स्टोरी में एक पॉइंट पर आप देखोगे ये लिखा गया है कि इट रेन्ड फॉर 4 years 11 months and 2 days। तो क्या कोई भी बारिश इतने दिनों तक चल सकती है? क्या कोई बारिश नॉन स्टॉप 4 सालों तक चल सकती है? ऐसा नहीं हो सकता। तो नंबर्स को, फिगर्स को बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट किया गया है मैजिकल एलिमेंट्स को लाने के लिए। बट वो यही दिखाता है कि बारिश जो है वो इतनी ज़्यादा थी, इतनी भयंकर थी कि मान लो ऐसा हो कि 4 सालों तक बारिश रुकी ही ना। ठीक है? तो नेचर भी किस तरह से उस मैजिक में मिल जाता है, घुल जाता है और रीडर को एक नया एलिमेंट प्रदान करता है। इसके बाद अगर हम नंबर के यूजेस की बात करें तो ये जो बॉन्डिया फैमिली का जो कर्नल है, कर्नल ऑरेलियानो, इसने वॉर में किस तरह से कितने वॉर्स फेस किए हैं, नंबर ऑफ वॉर्स का जो डिटेल है इसके लाइफ में, और किस तरह से कितने तरह की परेशानियों को ये फेस करता है वॉर के टाइम पे, इन सारी चीज़ों को आप पढ़ोगे तो वो, अगर आप सिर्फ नंबर्स पे फोकस करोगे तो वो कम्प्लीटली अनबिलीवेबल लगेगा। लेकिन साथ ही साथ जो नंबर्स हैं वो एक तरह से ये दिखाता है कि हाँ सच में इस इंसान ने वॉर्स लड़े। ठीक है? अब अगर एग्ज़ैक्ट फिगर्स पे अगर आप ध्यान ना दें, सिर्फ़ एक जनरल आइडिया देखें कि अच्छा इसने 30 वॉर लड़े, मतलब इसने अपने लाइफ़ में बहुत टाइम वॉर लड़ते-लड़ते ही बिताया होगा। तो इस तरह से रियलिटी और मैजिकल एलिमेंट को बैलेंस आउट करता है नंबर्स का यूसेज इस नॉवेल के अंदर। साथ ही में अगर आप देखोगे तो इंसेस्ट भी यहाँ पर एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है कि किस तरह से लोगों का सुपरस्टिशन और अलग-अलग तरह के प्रॉब्लम्स जो हैं लाइफ के वो इंसेस्ट से जुड़े हुए हैं। जैसे कि अर्सुलास की फियर, अर्सुला का फर्म बिलीव था कि अगर कोई चाइल्ड पैदा होता है, उसे कोई बच्चा पैदा होता है तो उसे पिगटेल होगा। तो ये सुनने में तो बहुत रिडिकुलस है, बट चूंकि वो एक इंसेस्ट का ये जो बच्चा है वो प्रोडक्ट होगा, इसलिए ऐसा भी हो सकता है। इन सारे मैजिकल अनबिलीवेबल एलिमेंट्स को लोगों के लाइफ में होने वाले प्रॉब्लम्स, वो जो जिस तरह के प्रताड़ना को झेल रहे हैं, इमोशनल ट्रबल्स को झेल रहे हैं, उसको भी दर्शाता है। अब अगर हम इस पूरे वीडियो के कंक्लूजन पे आए और मैजिक रियलिज्म के एलिमेंट्स के कंक्लूजन पर आए, तो आप ये देखोगे कि जो ग्रेशिया मार्कीज है उन्होंने मैजिक रियलिज्म को इस तरह से इस नॉवल में यूज़ किया है कि वो कोलंबियन कल्चर को बहुत ज़्यादा एक्सेजरेट करता है। वो बहुत बढ़ चढ़ कर दिखाता है कि कोलंबिया का कल्चर कितना सुपरस्टिशियस था, किस तरह से लोग सुपर चीज़ों को बहुत नॉर्मल मानते थे लाइफ में, और कल्चर के एब्सर्डिटी को तो दर्शाता ही है, साथ ही साथ ये उसके साथ जो रियलिटी है लोगों के लाइफ का, किस तरह से वो प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, किस तरह से उससे जूझते हैं, किस तरह से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, ये सारी चीज़ें स्टोरी को बहुत ही नॉर्मल बनाता है। अब मैजिकल एलिमेंट्स जो स्टोरी में यूज़ किए गए हैं वो बहुत ओवरवेलमिंग है, लेकिन कैरेक्टर्स का उन पे जो रिएक्शन है, जैसे फ्लाइंग कारपेट, तो फ्लाइंग कारपेट को लोग लेकर जितने नॉर्मल है, उससे ये भी दिखाता है कि लोग अपने लाइफ में किस तरह से अपने डेली लाइफ को एक्सेप्ट कर लेते हैं और नॉर्मली उसके साथ में चलने लगते हैं। नंबर्स, बड़े-बड़े फिगर्स जो दिखाए गए हैं, 4 सालों तक बारिश होना, 30 से ज़्यादा वॉर्स लड़ना, ये सारी चीज़ें नंबर्स एब्सर्ड हैं, बट वो ये दिखाते हैं कि लाइफ सिचुएशन कितना एक्सट्रीम था उस टाइम पर, कितना मुश्किल था। तो अगर आप ईच एंड एवरी फैक्ट को उसके फैक्ट के सेंस में ना लेकर उसे ब्रॉडर सेंस में देखा जाए, तो वो सिचुएशन की एक्सट्रीमिटी को, सिचुएशन के ग्रेविटी को दर्शाते हैं, और जिससे कि पूरा स्टोरी बहुत ही रियल लगता है।
मार्कीज का जो ये बैलेंस है ह्यूमन स्टोरी को बताने का मैजिकल एलिमेंट्स के साथ, वो अगर हम अभी भी आज के भी टाइम पर अपने आसपास में देखें तो वो आपको कहीं ना कहीं पर दिख जाएगा। रियलिस्टिक एलिमेंट्स को एग्जैजरेट करना, मैजिकल इफेक्ट देकर स्टोरी टेलिंग करना ताकि लोग उसे पढ़ें, उससे अपने रियल लाइफ सिचुएशंस को रिलेट करें, ये सारी चीज़ें इस स्टोरी, इस 100 ईयर्स ऑफ सॉलिट्यूड नॉवल को बहुत ही इंटरेस्टिंग और कैप्टिवेटिंग बनाती है। हमने अपने पूरे टॉपिक को अच्छे से डिस्कस कर लिया। अब आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि अगर आप एग्ज़ाम्स में आंसर लिखना चाहते हो और आपको क्वेश्चन मैजिक रियलिज़्म के बारे में है, तो आप इन सारे स्लाइड्स को पॉज़ करके देखिए और उसमें दिए गए सारे पॉइंट्स को आप बखूबी जाकर एग्ज़ाम में लिख सकते हो और आप 100% अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे। अगर आप इसी टॉपिक से रिलेटेड कोई और वीडियोस देखना चाहते हो या कोई स्पेसिफिक टॉपिक्स है आपके पास, तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। हम वैसे सारे वीडियोस आपके लिए लाने की कोशिश करेंगे जो आपके एग्जाम पर्पस के लिए हेल्पफुल हो। आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है, हेल्पफुल लगता है, तो प्लीज़ प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें कमेंट्स करके आइडियाज़ दें अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए बनाने। थैंक यू सो मच।